हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू अभियान आईएएस एकेडमी। हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? इंटरनेशनल बिजनेस की। इससे पहले हमारी ऑलरेडी एक पार्ट अपलोड हो चुका है, तो आप वो पार्ट ज़रा ज़रूर देखिए। उसमें हम लोगों ने बेसिक जो इंट्रोडक्शन है वो कवर किया है। तो आज का जो पार्ट है हमारा, उसमें हम कवर करने वाले हैं आगे का जो पोर्शन है। उसमें हम लोग कवर करेंगे कि हमारा जो स्कोप है वो क्या होता है, अप्रोचेस क्या है, हमारी इंटरनेशनलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो क्या है। ये सारी चीज़ें हम लोग आज के इस स्लाइड में कवर करने वाले हैं। तो आइए हम लोग इस स्लाइड्स की तरफ चलते हैं। तो उससे पहले जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में, ताकि उन लोगों को भी इससे रिलेटेड नोटिफिकेशंस। तो इससे पहले जो हमारी स्लाइड थे उसमें हम लोगों ने कवर किया था कि इंट्रोडक्शन क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, नेचर क्या होता है, ये सारी चीज़ें, और इमर्जिंग ट्रेंड्स हमारे क्या होते हैं और इमरजेंस क्या होते हैं, जिसकी वजह से हम लोग इंटरनेशनल बिजनेस में आए थे। तो आज हम बात करेंगे कि स्कोप क्या होता है इंटरनेशनल बिजनेस का, मतलब व्हाट आर द वेरियस एरिया इन विच वी कैन स्टार्ट विद इंटरनेशनल बिजनेस, राइट। तो कौन कौन सा एरिया है जहां पर हम इंटरनेशनल बिजनेस में एंट्री कर सकते हैं, या इसको कहां कहां पर हम यूज कर सकते हैं। तो यहां पर जो है वो हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट में हम यूज कर सकते हैं मर्चेंडाइज। मर्चेंडाइज का मतलब होता है गुड्स से, राइट। उसके बाद हमारे जो सर्विसेज हैं उसको हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, उसमें हम इंटरनेशनल बिजनेस को लेकर आ सकते हैं। मतलब हमारे जो गुड्स हैं वो तो आएंगे ही आएंगे, इसके साथ साथ हमारी जो सर्विसेज हैं वो भी हमारी आएंगी। लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग के लिए हम यूज़ कर सकते हैं कि मतलब अगर हमें कोई लाइसेंस लेना है तो हम इंटरनेशनल बिजनेस में यूज़ कर सकते हैं, और फ्रेंचाइजी अगर हमें लेनी है तो हम इंटरनेशनल बिजनेस में यूज़ कर सकते हैं। दीज आर द मोड ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, कि हम इंटरनेशनल बिजनेस में एंट्री करने के जो मोड होते हैं उसमें से लाइसेंसिंग और फ्रेंचाइजिंग एक तरीका है, ठीक है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट अगर हमें करनी है तो हम इंटरनेशनल बिजनेस के थ्रू हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कोई हमारे यहाँ आके इन्वेस्टमेंट कर रहा है या हमारे यहाँ की कंपनी बाहर जाके इन्वेस्टमेंट कर रही है तो वो भी हम इंटरनेशनल बिजनेस के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमें मर्जर और एक्विजिशन करना है तो वो भी हम यहाँ पर कर सकते हैं, और हमारा स्ट्रेटजिक अलाइंसेज अगर हमें करना है तो वो भी हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। तो दीज आर द एरिया और स्कोप ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस वेयर वी कैन स्टार्ट आर कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, लाइसेंसिंग, फ्रेंचाइजिंग, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट में आपका एफडीआई आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपका, इसके साथ साथ हमारा जो मर्जर है, एक्विजिशन है, स्ट्रेटेजिक अलाइंसेज है, ये सारी चीजें आपकी जो वो किस में आ जाएंगी, इंटरनेशनल बिजनेस के स्कोप में आ जाएंगी। ओके, तो हम बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस की। जब हम इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं तो उसके हमारे बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। हम बात करेंगे कंट्री को क्या क्या बेनिफिट रहने वाले हैं, और हमारी जो फर्म है उसको क्या क्या बेनिफिट रहने वाले हैं। मतलब एक कंट्री में अगर इंटरनेशनल बिजनेस होता है, हमारे यहाँ की जो कंट्री है वो दूसरी कंट्री के साथ में बिजनेस कर रही है, तो उससे क्या क्या बेनिफिट हमें होने वाले हैं कंट्री को, और क्या क्या बेनिफिट होते हैं फर्म को, ठीक है। तो कंट्री के बेनिफिट की बात करें तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज बढ़ता है, हमारे जो एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है, हमारी जो ग्रोथ की पॉसिबिलिटी है वो बढ़ जाती है, जॉब की अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है। मतलब इंटरनेशनल बिजनेस के हेल्प से हमारा जो अपॉर्चुनिटी है उसको जनरेट करने में हेल्प करेगा, और हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो इम्प्रूव हो जाता है। कैसे? जब फॉरेन कंपनी आएगी तो नए नए प्रोडक्ट लेकर आएगी, नई नई टेक्नोलॉजी लेकर आएगी, नया नया इनोवेशंस लेकर आएगी, तो उसकी हेल्प से हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि उसका बेनिफिट जो ऑल ओवर द कंट्री आपको मिलने वाला है। फर्म को क्या फायदा रहेगा? आपकी प्रॉफिट अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है, आपका जो रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन है वो आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। आपका जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है आपका वो बढ़ जाएगा, कंपटीशन आपका डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और इसके साथ साथ आपके जो बिजनेस का जो विजन है वो आपका इंप्रूव हो जाएगा, और हमें जो है ये चीज थोड़ी सी देखनी पड़ेगी कि हमारे जो प्रॉफिट की जो अपॉर्चुनिटी है वो आपकी यहाँ पर बढ़ने वाली है, ठीक है। तो इनको थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे कि अगर हम फॉरेन एक्सचेंज की बात करें तो जब भी हम कोई इंटरनेशनल बिजनेस में जब हम जाएंगे तो उसको सामान को खरीदेंगे और बेचेंगे, जब सामान को खरीदेंगे बेचेंगे तो उसके साथ साथ हमारा जो है फॉरेन एक्सचेंज भी हमारा आने वाला है, ठीक है। तो इससे हमारा जो फॉरेन कंट्रीज है उससे हमारे कैपिटल गुड्स, टेक्नोलॉजी और जो फॉरेन एक्सचेंज है वो भी हमारा आता है, ठीक है। और इसके साथ साथ हमारा जो मोर एफिशिएंट रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन, मतलब हमारा जो
रिसोर्सेज है वो हम बेटर वे में यूटिलाइज कर पाएंगे, और इसके साथ साथ हम ये भी देख पाएंगे कि हम अपने रिसोर्सेज को ज़्यादा से ज़्यादा बेटर वे में कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। जब हम इंटरनेशनल मार्केट में आएंगे तो हम अपने रिसोर्सेज को इंटरनेशनल लेवल पे आपकी क्वालिटीज़ को इम्प्रूव करेंगे, और उसके साथ साथ हम जो अपने रिसोर्सेज हैं उनको बेस्ट वे में यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, ग्रोथ पॉसिबिलिटी और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपकी बढ़ जाएंगी, और आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो आपका बढ़ जाएगा। जो चीज़ हमारे यहाँ नहीं है, हमारे पास वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट जो वो अवेलेबल हो जाएंगे, इससे हमारा जो नॉर्मल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो हमारा बढ़ जाएगा, और ग्रोथ अपॉर्चुनिटी हमारी बढ़ जाएंगी, और हमारी जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो भी हमारे लिए इंक्रीज हो जाएंगी। इसके साथ साथ अगर हम फॉर्म की बात करें तो प्रॉफिट अपॉर्चुनिटी तो आपकी बढ़ती ही बढ़ती है, कि मतलब एक कंपनी अगर डोमेस्टिक में रहती है तो उसका प्रॉफिट अपॉर्चुनिटी इतनी नहीं रहती है, लेकिन जब वो इंटरनेशनल मार्केट में आ जाती है तो उसकी जो प्रॉफिट अपॉर्चुनिटी है वो आपकी बढ़ जाएंगी। ग्रोथ की जो प्रोस्पेक्ट है वो आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, हमारा जो ह्यूमन मतलब आपका जो रिसोर्स यूटिलाइजेशन है वो आपका बढ़ जाएगा, रिसोर्सेज को आप प्रॉपर वे में यूटिलाइज कर पाओगे, और इसके साथ साथ मतलब हमारा जो बिजनेस का जो विजन है वो आप इंप्रूव कर पाओगे। पहले आप डोमेस्टिक तक ही सोच रहे थे, अब जब आप इंटरनेशनल मार्केट में जाओगे तो अपना जो विजन है वो भी क्लियर कर लोगे, और एक ब्रॉड विजन आप बना पाओगे। तो हम डोमेस्टिक में देखें तो उसका जो एरिया ऑफ स्कोप होता है वो आपका छोटा होता है, नैरो होता है, लेकिन जब आप इंटरनेशनल मार्केट में चले जाते हो तो वहां पे जो एरिया ऑफ स्कोप होता है वो आपका ब्रॉड हो जाता है। ठीक है, तो इसके साथ साथ मतलब अगर हम देखें कि डोमेस्टिक कंपटीशन में ये जो चीज़ें हैं, हमारा ग्रोथ प्रोस्पेक्ट और हमारी जो प्रॉफिट अपॉर्चुनिटी हैं, ये सारी चीज़ें हमारी बढ़ने वाली हैं। इससे हमारा जो फर्म है उसको एडवांटेज मिलने वाला है। इसके अलावा हमारे जो है कुछ और एडवांटेज हमारे रहते हैं, जैसे हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपका रहेगा, सोशल इकोनॉमिक वेलफेयर आपका इंक्रीज हो जाएगा, मार्केट आपकी वाइडर हो जाएगी, आपका जो बिजनेस साइकिल है उस पर जो इफेक्ट है वो चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। जब मतलब कोई चीज़ हमारी बिजनेस साइकिल है, अब जैसे हमारे यहाँ की जो इकोनॉमी है वो थोड़ी सी डाउनफॉल में जा रही है, तो हम फॉरेन मार्केट अगर हमारे यहाँ आके इन्वेस्टमेंट करती है तो हो सकता है कि हमारी जो बिजनेस साइकिल है वो थोड़ी सी इम्प्रूव हो जाए। ठीक है, तो इससे हमारा जब फॉरेन इन्वेस्टर्स हमारे यहाँ आएंगे, हमारे यहाँ आके पैसा इन्वेस्ट करेंगे, तो उससे हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो भी थोड़ी सी सुधर जाएगी। ठीक है, रिस्क आपका कम हो जाता है, रिस्क आपका जो है वो कम इसलिए हो जाएगा क्योंकि आपका रिस्क ऑफ फेलियर जो है यहाँ पर थोड़ा सा रहता है कि भाई हमारा माल बिकेगा या नहीं बिकेगा। तो डोमेस्टिक में तो थोड़ा सा ये रहता है, लेकिन जब आप इंटरनेशनल मार्केट में चले जाते हो तो आपको ये रहता है कि एक कंट्री में नहीं बिकेगा तो दूसरी कंट्री में आपका डेफिनेटली बिक ही जाएगा। ठीक है, लार्जेस्ट ऑफ स्केल ऑफ इकोनॉमीज मतलब आप लार्ज स्केल पे आप प्रोडक्शन करोगे। ठीक है, डोमेस्टिक में रहते हो तो उतना ही मतलब एरिया को फोकस करते हो, लेकिन जब आप इंटरनेशनल मार्केट में चले जाओगे तो आपकी जो स्केल ऑफ इकोनॉमीज होती है वो भी आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है, आप पोटेंशियल इंक्रीज करते हो, आपकी जो अनटैप मार्केट है, जो मार्केट आपने टैप नहीं करी है, आप कोशिश करोगे कि उनको भी आप टैप करो, और कोशिश करो कि भाई उनमें भी आप अपना जो मार्केट है उसको इंक्रीज करने की कोशिश करोगे। ठीक है, इसके साथ साथ हमारी जो अपॉर्चुनिटी हैं वो आपके बढ़ जाएंगे, और चैलेंजेस बढ़ जाते हैं आपके डोमेस्टिक बिजनेस के लिए, कि जब आपकी फॉरेन मार्केट हमारे यहाँ आती है, एमएनसीज हमारे यहाँ आती हैं, तो इससे हमारा जो डोमेस्टिक बिजनेस है वो भी हमारा इंक्रीज हो जाता है, और इससे हमारा जो चैलेंजेस है वो आपका बढ़ जाता है। आपको क्वालिटी पे आपको फोकस करना पड़ेगा, अदरवाइज क्या है, आपके जो पर्सनस हैं, जो कंज्यूमर है, वो आपके प्रोडक्ट को छोड़ के इंटरनेशनल प्रोडक्ट को फोकस करने लग जाएगा। ठीक है, आपका जो लेबर और जो स्पेशलाइजेशन है उसमें आपका डिवीजन हो जाता है, क्योंकि जब आप इंटरनेशनल बिजनेस करते हो तो वहां पे आपको वर्क को डिवाइड करना पड़ेगा, आपको स्पेशलाइजेशन पे फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि बिना स्पेशलाइजेशन के आप जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में नहीं जा सकते। तो थोड़ा सा आपको इन सब चीज़ों पर फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, इकोनॉमीज जो है वो आपकी बढ़ जाती है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल आपका बढ़ जाएगा, आप लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करोगे और अपनी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको भी इंप्रूव करोगे, उसके साथ साथ अपनी जो क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस है उसको भी थोड़ा सा आपको बढ़ाना पड़ेगा, जो आपकी परफॉर्मेंस का जो लेवल है वो आपको इंप्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपके जो रिसोर्सेज इम्प्रॉपर यूटिलाइज हो रहे थे, मतलब जो प्रॉपर यूटिलाइज आप नहीं कर पा रहे थे, तो उसको आपको प्रॉपरली यूटिलाइज कर पाओगे। आप जो मशीनरी है उसकी कैपेसिटी को आप प्रॉपर यूज कर पाओगे। हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसमें हमारा हेल्प करेगा हमारा कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है हमारे यहाँ का जो कल्चर है उसको हमें ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। जब फॉरेन कंपनीज हमारे यहाँ आती हैं तो हमारे कल्चर में भी कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। जैसे हम हमारा इंडियन कल्चर से हम लोग जो है जितने प्रभावित होते हैं, उतना ही हम लोग फॉरेन कल्चर से भी अट्रैक्ट होते हैं। तो फॉरेनर भी हमारे यहाँ के कल्चर से अट्रैक्ट होते हैं। ऐसे ही हम जो वेस्टर्न कल्चर हैं, ठीक है, जैसे गाउन वगैरह हैं और आपका
जो आजकल आप देखो वन पीस वगैरह हैं और बहुत सारे ऐसे ट्रेडिशंस आपको देखने को मिलेंगे जो हमारे यहाँ के नहीं हैं, बट स्टिल हम उन सब चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं। खाने पीने की चीज़ों में भी आप बहुत सारी चीज़ें देखोगे जो हमारे यहाँ के कल्चर में नहीं है, बट फिर भी हम लोग जो है वो उनको अडॉप्ट कर रहे हैं। ठीक है, निटिंग द वर्ल्ड इनटू द क्लोजली इंटरैक्टिव ट्रेडिशनल विलेज, मतलब इसमें हमारा जो वर्ल्ड है उसको हम कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। मतलब एक जाल बन गया है, एक नेटवर्क बन गया है हमारे नेशंस का, सारे नेशंस आपस में कनेक्ट हो गए। तो किसी भी नेशन से आप जो वो घर बैठे अपना कोई भी सामान आप मंगा सकते हो और यहाँ से आप घर बैठे किसी भी कंट्री को आप सामान जो वो एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो ये सब किसकी वजह से हुआ है? आपका इंटरनेशनल बिजनेस की वजह से ही हुआ है। आई होप ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपको क्लियर हो गई हैं। ठीक है, इसका एडवांटेज क्या होता है, होम कंट्री को क्या एडवांटेज रहेगा और आपकी जो फर्म है उसको क्या क्या एडवांटेज रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी इसमें आ जाती है। लेकिन इसके साथ साथ जब हमारे कोई चीज़ एडवांटेज लेकर आती है तो उसके साथ साथ हमारे डिसएडवांटेज भी लेकर आती है। तो वो डिसएडवांटेज कैसे लेकर आती है तो उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहला डिसएडवांटेज होता है हमारा पॉलिटिकल फैक्टर। पॉलिटिकल फैक्टर का मतलब क्या होता है कि कई बार हमारा ऐसी चीज़ें रहती हैं कि मतलब अगर हमारे यहाँ पॉलिटिकल सिचुएशन में अगर हमारा चेंज होगा तो हमारा जो इंटरनेशनल बिजनेस है उसमें भी बहुत बड़ा फर्क देखने को मिलेगा। अगर पॉलिटिकल मतलब जो हमारा इनस्टेबल है, पॉलिटिकली अगर हम इनस्टेबल हैं, मतलब कभी भी कुछ भी हो सकता है हमारा, तो वहां पे जाके हम बिजनेस इतनी जल्दी सेटअप करने के बारे में नहीं सोचते। हम कोरिया में बिजनेस सेटअप करने की क्यों नहीं सोचते? क्योंकि वहां पर जो पॉलिटिकल जो आपका इन्फ्लुएंसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। ऐसे ही हमारा जो है, अगर हम बात करें पाकिस्तान की बात करें तो वहां पर भी हमारा थोड़ा सा जो पॉलिटिकल है वहां पर इनस्टेबल आपकी रहती है, जिसकी वजह से हम लोग जो है इंटरनेशनल लेवल पे नहीं जाना पसंद करते हैं। तो ऐसे ही हमारा जो कई बार क्या होता है कि हम फॉरेन जो है इनडेप्टनेस में आ जाते हैं। हमारे पास खुद के पास पैसा नहीं होता, फॉरेन कंपनीज यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करती हैं, हम उनसे कर्जा ले लेते हैं और कर्जा लेके अपना जो बिजनेस है उसको सेटअप कर लेते हैं, या वो हमारे यहाँ आके इन्वेस्टमेंट कर देती है और हमारे यहाँ आके अपना हक जमाने लग जाती हैं। तो जिसकी वजह से हमारे यहाँ मतलब जो है एक ऑपरेशन की वजह से और एमएनसीज का इन्वेस्टमेंट करने की वजह से मतलब हमारे यहाँ जो है वो हम डेट में आ जाते हैं और हम उन कंपनी से जो उधार ले लेते हैं, जिसकी वजह से हमारे यहाँ मतलब जो है वो कई बार क्या होता है कि ये जो फॉरेन कंपनीज होती हैं ये हमारे यहाँ देखती हैं कि मतलब इस कंपनी में प्रोग्रेस नहीं है, ग्रोथ नहीं है, तो थोड़े थोड़े पैसों में जो वो हमारे यहाँ की जो कंपनीज हैं उनको टेक ओवर कर लेते हैं या उनको मर्ज कर लेती हैं। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ जो वो थोड़ा सा नुकसान होता है। ठीक है, क्योंकि फॉरेन जो कंपनीज हैं उनको सारा सिनेरियो पता रहता है कि भाई इस कंपनीज की ये हालत है और इस तरीके से ये चीज़ें हैं, कहाँ पे इनका फ्लॉ है, उन फ्लॉज को देखते हुए आपका जो कंपनीज हैं उनमें आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसमें एक्सचेंज इनस्टेबिलिटी आपकी आती है। जैसे आपकी कई बार क्या होता है कि जैसे पॉलिटिकल आपका सिनेरियो चेंज हुआ, आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट में चेंज आया, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में चेंज आने की वजह से आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो उसमें गड़बड़ आपकी आने वाली है। तो जब बैलेंस ऑफ पेमेंट में गड़बड़ आता है तो उसकी वजह से आपके जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसमें आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ आपको जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसमें भी आपको फर्क देखने को मिलेगा। ठीक है, तो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आपकी होती है, फॉरेन इंडेप्टनेस आपकी होती है, इम्बैलेंस इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये मैंने आपको बताया कि भाई पॉलिटिकल सिनेरियो की वजह से या कुछ और सिनेरियो की वजह से अगर हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट चेंज होता है तो उसकी वजह से हमारा जो चेंजेस है वो हमारे देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारी जो डोमेस्टिक करेंसीज हैं उसमें भी और जो हमारी फॉरेन करेंसीज है उसमें भी आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ कई बार क्या होता है कि कुछ हमारी एंट्री रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो कि हमें फुलफिल करनी पड़ती हैं। कि कई बार जो फॉरेन कंट्रीज होती है वो कहते हैं कि भैया अगर आपको ये रिक्वायरमेंट हमारी फुलफिल करते हो देन ओनली वी कैन अलाउ यू फॉर डूइंग बिजनेस इन द इंटरनेशनल लेवल। ऐसे ही हमारे यहाँ भी रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं, गवर्नमेंट बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा लेती है, बैरियर लगा लेती है कि भैया अगर आप इन कंडीशन को फुलफिल करते हो तो ही हम आपको एंट्री देंगे, अलाउ करेंगे, अदरवाइज हम आपको अलाउ नहीं करेंगे। तो वो चीज़ भी हमारे लिए एक जो वो दिक्कत बन जाती है। ठीक है, बहुत वो रहती है, उसमें ये भी खतरा रहता है कि अगर हम जो है वो हम अपने यहाँ बहुत सारी कंपनी को अलाउ नहीं करते, क्योंकि अगर वो हमारे यहाँ आ जाती हैं तो उससे हमारा जो डोमेस्टिक बिजनेस है वो हमारा वैनिश हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अब जो फॉरेन कंपनी है वो अपनी मनमर्जी से काम करेंगे, तो ये जो चीज़ें हैं वो थोड़ा सा बिजनेस पे उस पे रहेगा। ठीक है, इसकी जो कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा रहती है, कॉस्ट बहुत ज़्यादा रहेगी, मतलब कि ये जो कंपनी है अपनी क्वालिटी मेंटेनेंस और जो एडवर्टीजमेंट है उस पर इतना हैवी एक्सपेंडिचर करती हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए ऑफर, कूपन, डिस्काउंट, ये सब चीज़ें देते हैं और उन सब का कहीं ना कहीं जो प्राइस है वो कस्टमर को आपको पे करना पड़ता है। तो इससे मतलब जो कंपनी ने एडवर्टीजमेंट किया, जो मॉल बनाया, जो बैनर लगाए, जो होर्डिंग्स लगाई,
जो आपका एंट्री करने के लिए जो खर्चा किया, तो वो सारा खर्चा जो कहाँ से निकालेंगी, कस्टमर की जेब से निकलेगा। अब मान लो मॉल में उसने इतना बड़ा मॉल सेटअप किया, उसने इतनी बड़ी शॉप सेटअप करी है, उसने इतना बड़ा सेटअप करा है, तो वो सेटअप का जो खर्चा है वो कहाँ से निकलेगा, आपके प्रोडक्ट से निकलेगा। ठीक है, तो वो जो कॉस्ट हमारी आएगी वो सारी आपकी जो वो इसमें रिकवर हो जाती है। ठीक है, तो इससे हमारा जो अपग्रेडेशन कर रहा है, मैनेजमेंट की जो एफिशिएंसीज है उसको इंक्रीज कर रहा है, और हमारा जो मूव कर रहा है, ठीक है, उसकी जो कॉस्ट हमारी आएगी, उस सब की कॉस्ट की वजह से हमारा जो प्रोडक्ट है वो आपका महंगा हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ हमारी इसमें आ जाती है। अब हम कुछ डिफरेंस देखते हैं डोमेस्टिक बिजनेस में और इंटरनेशनल बिजनेस में। ये आपके स्टेटमेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कि जब हम डोमेस्टिक बिजनेस की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारा क्या रहेगा कि जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन जो है वो हमारी जोग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर में रहती हैं, और यहाँ पर बियॉन्ड द जोग्राफिकल बाउंड्रीज रहती हैं। ठीक है, उसमें सेवरल कंट्रीज हमारी आ जाती हैं, और इंटरनेशनल में आपका एक से ज़्यादा जो बाउंड्रीज हैं उसको हम क्रॉस करते हैं, या क्रॉस बॉर्डर आपकी जो ट्रांजेक्शन रहती हैं उसको हम जो वो इंटरनेशनल बिजनेस में बोलते हैं। ये हमारा जो है डोमेस्टिक आपका विद इन द कंट्री रहता है, ये आपका होल वर्ल्ड के साथ में रहेगा। तो एक तो ये डिफरेंस हो गया आपका। क्वालिटी स्टैंडर्ड डोमेस्टिक में आपके लो रहते हैं, और इसमें इंटरनेशनल बिजनेस में आपके हाई रहेंगे, क्योंकि अगर आप क्वालिटी स्टैंडर्ड को मेंटेन नहीं करोगे तो आप मार्केट से वैसे बाहर हो जाओगे। डोमेस्टिक में क्या है, जब तक काम चल रहा है तब तक आपका चल रहा है, लेकिन जब आप इंटरनेशनल मार्केट में जाओगे तो अपनी क्वालिटी स्टैंडर्ड आपको मेंटेन करने पड़ेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ मतलब आपको जो है ये सिंगल करेंसी में डील करता है, क्योंकि डोमेस्टिक में आपको जो करेंसी रहेगी वो सिंगल करेंसी रहेगी, रुपीज ही आपका रहेगा। जैसे इंडिया की अगर हम बात करें तो ऐसे ही अगर आप डोमेस्टिक में बात कर रहे हो तो करेंसी एक्सचेंज करवाने की जरूरत आपको नहीं है। लेकिन जब आप इंटरनेशनल में जाओगे तो आपको जो है मल्टीपल करेंसी में आप डील करोगे, फॉरेन एक्सचेंज का रोल आपको वहां पर आ जाएगा। ठीक है, तो वहां पर आपको जो है करेंसी को एक्सचेंज करवाना पड़ेगा। अब जैसे यूएसए के साथ में डील करूंगा तो वहां पे डॉलर का कन्वर्जन मुझे देखना पड़ेगा। तो ऐसे ही येन है, दिनार है, पौंड है, और ऐसे ही जो भी हमारी करेंसीज है इंटरनेशनल मार्केट के, उनको हमें कन्वर्जन मुझे देखना पड़ेगा। वहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट मुझे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, इसके साथ साथ हमारी जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती है डोमेस्टिक बिजनेस में कम रहती है, और आपका जो इसमें जो इंटरनेशनल बिजनेस में जो रहती है वो ज़्यादा रहती है। इसके साथ साथ आपका अगर मैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करूँ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आपका डोमेस्टिक बिजनेस में हमारा लेस एक्सपेंसिव होता है, और इसमें इंटरनेशनल बिजनेस में हमारा ज़्यादा खर्चा रहता है। तो ये भी एक पॉइंट हमारा हो सकता है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे आप इंटरनेशनल लेवल पे आपका जो चीज़ें रहेंगी वो ज़्यादा रहेंगी, उसमें ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, और डोमेस्टिक में आपका जो चीज़ें हैं वो इसमें रहेंगी। डोमेस्टिक में ज़्यादातर चीज़ें जो होती है आपकी नोन होती है, मतलब पॉलिटिकल आपका जो पेस्टल एनालिसिस है वो आपका नोन रहता है, लेकिन इंटरनेशनल बिजनेस में आपका हर कंट्री के हिसाब से आपको पेस्टल एनालिसिस करना पड़ेगा। मतलब हर कंट्री का अपना अपना एनालिसिस है, वो एनालिसिस आपको करना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि भाई कंट्री का सिनेरियो क्या है, और उसके हिसाब से आप जो पूरा सेटअप है वो अपना बनाओगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें यहाँ पर देखने की पड़ेंगी। अच्छा, तो इसके साथ साथ मतलब जो है आपको ये भी देखना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको बताया कि जो है आपकी जो नेशनैलिटी है, बायर और जो सेलर हैं वो आपके एक ही कंट्री से रिलेटेड आपके रहेंगे। मतलब आपका जो डोमेस्टिक की अगर मैं बात करूंगा तो बायर और सेलर आपके एक ही कंट्री के रहेंगे, लेकिन जब मैं इंटरनेशनल की बात करूंगा वो हमारे डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के रहेंगे। तो दिस इज ऑल्सो अनदर डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्टेक होल्डर रहेंगे, जैसे सप्लायर है, आपके एम्प्लॉयज है, मिडिल मैन है, शेयर होल्डर हैं आपके, वो आपके सेम नेशन के रहेंगे। इसमें आपके अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के आपके हो सकते हैं। मतलब इसमें आपका जितनी कंट्रीज से आप डील करोगे उतनी ही कंट्रीज के जो लोग हैं यहाँ पर शामिल रहेंगे। ठीक है, इसमें आपका जो कस्टमर हेट्रोजीनियटी, कस्टमर आर मोर होमोजीनियस इन नेचर, मतलब यहाँ पर जो कस्टमर है वो ऑलमोस्ट आपके होमोजीनियस रहेंगे, उनकी जो एक्सपेक्टेशन है वो ऑलमोस्ट आपकी सेम रहेंगी। लेकिन जब आप इंटरनेशनल मार्केट में जाओगे, जैसे यूएसए की बात करो तो यूएसए लोगों का जो ट्रेंड है वो अलग रहेगा। आप चाइना के लोगों की बात करोगे उनका ट्रेंड अलग है, जापान का अलग है, और जितनी कंट्रीज के साथ में जाओगे वहाँ पर हेट्रोजीनिटी आपकी बढ़ती जाएगी। लेकिन डोमेस्टिक में रहोगे तो वो आपका मोर और लेस आपके होमोजीनियस इन नेचर रहते हैं। पॉलिटिकल सिस्टम की अगर हम बात करें, रिस्क की बात करें, तो यहाँ पर आपका जो है डोमेस्टिक में आपका जो सेम कंट्री में रहता है तो वो सब चीज़ें आपकी नोन रहती हैं। ठीक है, इंटरनेशनल बिजनेस में आपका जो वो डिफरेंट डिफरेंट कंट्री का आपको रहता है, तो वो सारी चीज़ें स्टडी करनी पड़ेंगी। डोमेस्टिक में आपका लैंग्वेज का बैरियर नहीं रहता है, लेकिन जब आप इंटरनेशनल बिजनेस में जाते हो तो वहाँ पे आपको जो लैंग्वेज का बैरियर आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ठीक है, बिजनेस सिस्टम और प्रैक्टिसेस आपकी सेम रहती हैं, लेकिन आपको जो है
अब इंटरनेशनल बिजनेस में जब आप जाओगे तो वहां पर आपको थोड़ा सा जो है वो चेंज करना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू द कंट्री आपको चीज़ें थोड़ी सी देखनी पड़ेंगी। ठीक है, बिजनेस रेगुलेशन एंड पॉलिसी ये सब चीज़ें आपको पहले से ही पता होती हैं। ठीक है, सेम नेशन की आपकी रहेंगी तो ये सब चीज़ें आपकी नोन रहती हैं। लेकिन जब आप इंटरनेशनल बिजनेस में जाओगे तो हर कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशंस आपके अलग अलग होते हैं, तो उनके बारे में आपको थोड़ा सा पहले सर्वे करके जाना पड़ेगा, पहले आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, तब जाके आप उस मार्केट में एंटर करोगे। ठीक है, करेंसी आपकी डोमेस्टिक करेंसी रहेगी, इसमें आपकी मोर देन वन करेंसी आपकी रहती है। तो अगर मैं रिस्क की बात करूं तो डोमेस्टिक में जो रिस्क रहता है वो आपका कम रहता है और इंटरनेशनल बिजनेस में आपका रिस्क ज़्यादा रहेगा। प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं तो प्रॉफिटेबिलिटी आपकी जो है इसमें कम रहेगी और इसमें आपकी ज़्यादा रहेगी। ठीक है, और ग्रोथ अपॉर्चुनिटी डोमेस्टिक में आपकी कम रहती हैं और इंटरनेशनल मार्केट में आपकी ज़्यादा रहती हैं। एरिया की अगर मैं बात करूं तो एरिया या स्कोप की अगर मैं बात करूं तो डोमेस्टिक में जो है वो आपका नैरो है और इंटरनेशनल में जो स्कोप है वो आपका वाइड है। ठीक है, तो ये बहुत सारे डिफरेंस हम लोगों ने यहाँ पर कवर कर लिए हैं। आई होप यू गाइस क्लियर द डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक बिजनेस और इंटरनेशनल बिजनेस, कि डोमेस्टिक बिजनेस हमारा क्या होता है और इंटरनेशनल बिजनेस आपका क्या होता है। तो ये जो चीज़ें हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार आपके जो चीज़ें हैं वो आपके पूछ ली जाती हैं एग्जाम में, स्टेटमेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन जो वो आपके इसमें से देखने को आपको मिलेंगे। राइट, ओके। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी, स्टेजेस ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन, कि मतलब एक कंपनी डोमेस्टिक से इंटरनेशनल लेवल पे कैसे जाती है। ठीक है, तो वो जो चीज़ें हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। इसमें से कई बार जो क्वेश्चन है वो आपका आता है, इसमें से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि भाई इसमें कुछ कंपनीज के आपको स्टेजेस दी होती हैं, वो स्टेजेस को आपको सीक्वेंस करना होता है, या आपसे पूछेगा कोई एक डेफिनेशन दे देगा आपको और बोल देगा कि भैया ज़रा ये बताइए हमें कि ये जो स्टेजेस है हमारी वो कौन सी कंपनी की स्टेजेस बताइए। तो इसके लिए आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है, सबसे पहले जो आती है वो आती है हमारी डोमेस्टिक। ठीक है, फिर उसके बाद आती है हमारी इंटरनेशनल। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी एमएनसीज यानी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस। उसके बाद आती है हमारी ग्लोबल, और सबके बाद में आती है आपकी ट्रांसनेशनल। ट्रांसनेशनल, ठीक है। इसके लिए एक शॉर्ट फॉर्म हम लोग यूज करते हैं, DIMGT। डिम जीटी। ठीक है, तो डी स्टैंड फॉर डोमेस्टिक, इंटरनेशनल, मल्टीनेशनल, ग्लोबल और ट्रांसनेशनल। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कई बार आपके क्वेश्चन आ जाते हैं, आपको बोल दिया जाएगा जैसे 4 कंपनीज के नाम देगा आपको और 4 आपको इधर डेफिनेशन देगा, आपको बोलेगा कि भाई इनमें मैचिंग करो कि कौन सी डोमेस्टिक है, कौन कौन सी इंटरनेशनल है, कौन सी मल्टीनेशनल है, कौन सी ट्रांसनेशनल है, कौन सी आपकी ग्लोबल है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि सबसे लोअर लेवल पे आती है डोमेस्टिक और सबसे अपर लेवल पे आती है आपकी ट्रांसनेशनल। ट्रांसनेशनल आपके सबसे बाद में आएगी। कई बार लोगों को कंफ्यूजन रहती है ग्लोबल और ट्रांसनेशनल में कौन सी चीज़ पहले आएगी। इन चीज़ों को तो चलो फिर भी एक बार को आप देख लेते हो, लेकिन इसमें थोड़ा सा बड़ी कंफ्यूजन रहती है कि ग्लोबल कौन सी होती है और ट्रांसनेशनल कौन सी होती है। तो इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि ग्लोबल आपकी पहले आती है, ट्रांसनेशनल आपके बाद में आती है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग पढ़ते हैं क्योंकि इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें जो कई बार आपको क्या करता है, सीक्वेंस करने के लिए आपको दे देता है कि भाई इनको सीक्वेंस करो और जरा बताइए कि मतलब कौन सा इसका जो करेक्ट सीक्वेंस है। तो इसका सीक्वेंस जो वो आपको जरूर ध्यान रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो स्टेज होती है उसको हम बोलते हैं डोमेस्टिक कंपनी। तो डोमेस्टिक कंपनी बेसिकली क्या होती है कि जो उसका एरिया ऑफ ऑपरेशन जो होता है वो डोमेस्टिक कंट्री के अंदर अंदर ही रहता है। तो हम इसमें देखते हैं कि डोमेस्टिक कंपनी जो है उसकी लिमिट ऑफ ऑपरेशन रहता है, मिशन विजन जो है वो आपकी नेशनल बाउंड्रीज के साथ में ही रहेगा। ठीक है, उसका जो विजन है वो आपकी डोमेस्टिक मार्केट और जो डोमेस्टिक अपॉर्चुनिटीज हैं, आपका जो सप्लाईज है, जो कस्टमर्स हैं, वो आपके डोमेस्टिक एरिया में ही रहेंगे। ठीक है, दीज कंपनी एनालाइज द नेशनल एनवायरमेंट ऑफ द कंट्री।
तो उसमें जो पॉलिसी बनाएंगे वो उसके अकॉर्डिंगली ही बनाएंगे। अपना जो नेशनल एनवायरनमेंट है उसको ये लोग जो है वो स्टडी करते हैं, और स्टडी करने के बाद ही इन चीज़ों को आगे देखते हैं कि भाई कैसे हम अपने सिनेरियो को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, दे नेवर थिंक ऑफ ग्रोइंग द ग्लोबली, दे बिलीव इन सेइंग इफ इट इज नॉट हैपनिंग इन होम कंट्री इट इज नॉट हैपनिंग। तो इनका मानना, ये जो कोटेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ये पूछा जाता है कि ये जो कोटेशन है इट इज रिलेटेड टू विच काइंड ऑफ कंपनीज। ठीक है, तो इसमें क्या कहता है कि अगर डोमेस्टिक में नहीं है तो ग्लोबली कहीं पर भी नहीं होगा। तो ये अपना जो एरिया ऑफ ऑपरेशन है वो लिमिटेड रखते हैं, एक डोमेस्टिक बाउंड्रीज के अंदर ही अंदर रखते हैं, और ये ग्लोबल के बारे में ये लोग जो वो नहीं सोचते। सबसे पहले आप डोमेस्टिक मार्केट को कवर करते हो तो सबसे पहली जो स्टेज होती है वो आपकी क्या होती है, डोमेस्टिक कंपनी रहती है। डोमेस्टिक कंपनी के बाद धीरे धीरे आप जो है वो किस पे चले जाते हो, इंटरनेशनल लेवल पे चले जाते हो। डोमेस्टिक के बाद आप किस में आ गए, इंटरनेशनल लेवल पे आ गए। इंटरनेशनल लेवल में मतलब जो है आप कंपनी क्या करती है, अब कंपनी सोच रही है कि भाई एक काम करते हैं कि डोमेस्टिक तो हम लोगों ने बहुत कर लिया, एक काम करते हैं अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं और जरा जाकर जो फॉरेन कंट्रीज के साथ में अपना जो बिजनेस है वो अटैच करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो डोमेस्टिक कंपनी है अपना जो जोग्राफिकल बाउंड्रीज हैं, अपनी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं। इसके साथ साथ मतलब जो है वो ये भी देखने की कोशिश करते हैं कि हमारा जो ऑपरेशन है, जो एरिया है, उसको हम जो कैसे इंक्रीज करें। और ये जो कंपनीज होती हैं वो बेसिकली क्या होती है कि डिसाइड टू एक्सप्लॉइट द अपॉर्चुनिटी आउटसाइड द डोमेस्टिक कंट्री। ठीक है, कि मतलब ये हम जो है डोमेस्टिक बाउंड्रीज से बाहर अपने अपने बिजनेस की जो अपॉर्चुनिटी है वो हम सर्च आउट कर रहे हैं। एंड यहाँ पर दीज कंपनी बिलीव दैट प्रैक्टिसिंग द पीपल एंड प्रोडक्ट ऑफ डोमेस्टिक बिजनेस आर सुपीरियर टू दोज ऑफ द अदर कंट्रीज। मतलब ठीक है भाई, आप जो है यहां पर तो आप बिजनेस कर ही रहे हो, वो तो आपका अपना है ही है, लेकिन इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, इंटरनेशनल लेवल पे हमें जाना पड़ेगा। तो हम धीरे धीरे वहां के लोगों के साथ में कॉन्टैक्ट बढ़ाने की कोशिश करते हैं। जब आप कॉन्टैक्ट बढ़ाने की कोशिश करोगे तो उनको धीरे धीरे जो सामान है वो आप सप्लाई करोगे। अब वो सप्लाई कैसे करते हो, ये आपकी चीजें इसमें आ जाती है। बट एक्सटेंड द विंग्स टू द फॉरेन कंट्री, दीज कंपनी सिलेक्ट अ स्ट्रेटजी फॉर लोकेटिंग ब्रांचेस इन द फॉरेन मार्केट एंड एक्सटेंड सेम डोमेस्टिक ऑपरेशन इनटू द फॉरेन मार्केट। मतलब जो ऑपरेशन आप यहां पर कर रहे थे, धीरे धीरे आप कोशिश करते हो कि वहां पर एक कंपनी जो है उसकी ब्रांचेस आप जो वहां पे ओपन कर लो, या किसी ऐसे एजेंट से कांटेक्ट कर लो कि जो आपका जो सामान है वो वहां पे जाके बेचना शुरू कर दे। ठीक है, तो ऐसी कंपनीज को हम क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल कंपनी में बोलते हैं। सबसे पहले आप डोमेस्टिक में थे, डोमेस्टिक से थोड़ा सा आपने विंग्स जो वो बाहर निकालने शुरू करे। आपने सोचा कि भाई डोमेस्टिक तो आपका हो गया, डोमेस्टिक तो आपने कवर कर लिया, अब आप क्या करोगे, अब आपने क्या करा कि धीरे धीरे अपने पंख जो वो फैलाने शुरू करे। अब आपने क्या करा, फॉरेन मार्केट को थोड़ा सा स्टडी करने की कोशिश करी, लोगों से कांटेक्ट बढ़ाने की कोशिश करी, और वहां पे धीरे धीरे मतलब जो आपने सामान है वो बेचना शुरू करा। पहले आपने छोटे लेवल पे आपने बेचना शुरू करा और धीरे धीरे लोगों से कांटेक्ट बढ़ाने की कोशिश करी। जब आप कांटेक्ट बढ़ा रहे थे तो वो आपका किस में आ गया, इंटरनेशनल कंपनीज में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट लेवल पे आता है आपका मल्टीनेशनल कंपनी। इसको एमएनसीज भी बोलते हैं, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेट्स भी बोलते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, इंटरनेशनल कंपनी टर्न इनटू द मल्टीनेशनल कंपनी व्हेन दे स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग टू स्पेसिफिक नीड ऑफ द डिफरेंट कंट्री एंड मार्केट रिगार्डिंग टू द प्रोडक्ट। मतलब वो क्या करते हैं, अब हम पहले तो सेम मार्केट जो वो हम फॉलो कर रहे थे इंटरनेशनल मार्केट में, लेकिन अब क्या है, अब जो चीज हमारे यहाँ है जरूरी थोड़ी कि भाई इंटरनेशनल मार्केट में भी वही चलेगी। वहां पर ऐसा जरूरी नहीं है कि जो चीज हमारे यहाँ बिक रही है जिस स्ट्रेटजी से इंटरनेशनल मार्केट में भी वही बिकेगी, ऐसा नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरनेशनल मार्केट की जो रिक्वायरमेंट है वो धीरे धीरे आपकी चेंज हो जाती है। तो हमने क्या करा, वहां के जो नीड है, जो कंट्री की जो रिक्वायरमेंट है वो धीरे धीरे हमने चेंज करनी शुरू कर दी, और उसकी नीड एंड रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने सामान बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दिया। जो प्राइस है, प्रमोशन जो है वो वहां के अकॉर्डिंगली जो वो हमने स्टार्ट कर दिया। इसके साथ साथ इस स्टेज को हम मल्टी डोमेस्टिक जो कंपनीज हैं वो भी कह देते हैं, और इसमें हमारे जो वो डिफरेंट स्ट्रेटजीज बनाते हैं डिफरेंट मार्केट के लिए। हम अलग अलग कंट्रीज के हिसाब से अपनी जो स्ट्रेटजीज है वो अपनी बनाएंगे, और उसके साथ साथ मतलब हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि भाई कैसे कैसे उनको रिस्पॉन्ड करना है, कैसे उनके मार्केट को रिस्पॉन्ड करना है, कैसे लोगों की रिक्वायरमेंट है, और कैसे कैसे हमें स्ट्रेटजी जो अपनी बनानी है। तो वो जो स्ट्रेटजी हम बनाएंगे वो चीज़ें हमारी इसमें आ जाती हैं, एमएनसीज में आ जाती है। दे ऑपरेट लाइक अ डोमेस्टिक मार्केट ऑफ अ कंट्री
कनेक्टेड इन द ईच देयर मार्केट। मतलब आप डोमेस्टिक, मतलब आप ऐसे समझ लो कि हर कंपनी जो जहां पे ऑपरेट करेगी वो उसके लिए डोमेस्टिक बन जाएगी, फिर सबको आप इंटीग्रेट कर दोगे। तो वो चीज़ हमारी जो एक से ज़्यादा कंट्री में अगर आप बिजनेस ऑपरेट करते हो तो उसको बोलते हैं मल्टी नेशनल कॉरपोरेट्स, ठीक है, या मल्टी नेशनल कंपनीज। ठीक है, जब आपने ये काम करना स्टार्ट कर दिया तो इस काम करने के बाद अब आप नेक्स्ट क्या करोगे, अब आप चले जाते हो ग्लोबल कंपनीज में। ग्लोबल कंपनीज का मतलब क्या होता है, ग्लोबल कंपनीज वो होती है हमारी जो इधर ग्लोबल स्ट्रेटजी मतलब फॉलो करते हैं, इधर प्रोड्यूस इन द होम कंट्री और इन द सिंगल कंट्री। मतलब एक कंट्री में, मतलब या तो होम कंट्री में फोकस करते हैं या आपके सिंगल कंट्री में फोकस करेंगे, फिर उसको आप जो वो बेचना स्टार्ट करते हो। ठीक है, फोकस ऑन द मार्केटिंग दीज प्रोडक्ट ग्लोबली और प्रोडक्ट ग्लोबली एंड फोकस मार्केटिंग दीज डोमेस्टिकली। इसका मतलब क्या होता है कि यहां पर जो चीजें हैं वो क्या करते हो, मतलब एक कंट्री में या सिंगल कंट्री में आप बनाते हो और उसके बाद उसको जो वो बेचना स्टार्ट करते हो। तो इसमें आप जो है फोकस हर एक कंट्री पे करते हो और उसमें आप कोशिश करते हो कि भाई एक कंट्री में या एक पर्टिकुलर पोर्शन में ही आप उसको जो बनाते हो और उसको जो है ग्लोबली आप कनेक्ट करने की कोशिश करोगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका ट्रांसनेशनल कंपनी। ट्रांसनेशनल कंपनी का मतलब क्या होता है कि जिसमें हमारा ऐसी कोई पर्टिकुलर कंपनी नहीं है, प्योर ट्रांसनेशनल कंपनी आपकी नहीं होती है। इसमें आप क्या करते हो, सारी इकोनॉमी को अक्रॉस द वर्ल्ड आप जो है, मतलब आप ये सोचो कि भाई आपने हर नेशन को कवर किया है। ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो हर नेशन में आपकी कवर करे। ठीक है, तो यहां पे ट्रांसनेशनल कंपनी का मतलब क्या होता है कि आपने ग्लोबल एक्सेस कर लिया और वहां पे आपने हर कंट्री के उसमें रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपने जो प्रोडक्ट है वो आपने बनाया है, उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपने स्ट्रेटजी बनाई है, प्लेस प्रमोशन वगैरह वो सब आपने उसके अकॉर्डिंगली करा है। तो सबसे पहले आपने क्या करा, डोमेस्टिक करा, डोमेस्टिक के बाद इंटरनेशनल, इंटरनेशनल के बाद मल्टीनेशनल, फिर आपका ग्लोबल, ग्लोबल के बाद ट्रांसनेशनल। डोमेस्टिक में आपका क्या था कि एक छोटे लेवल पे था, आप डोमेस्टिक लेवल पे थे, डोमेस्टिक से आपने धीरे धीरे लोगों के साथ कॉन्टैक्ट बढ़ाने शुरू करे, कॉन्टैक्ट बढ़ाने के बाद आप जो है धीरे धीरे सामान आपने बेचना शुरू करा, फिर आप मल्टीनेशनल में आ गए, एक से ज़्यादा कंट्री के साथ में आप बिजनेस में आ गए। ठीक है, वहाँ पे रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीज़ों को आपने करना स्टार्ट कर दिया। फिर आपने क्या करा, आप ग्लोबली जो लेवल पे आप आ गए, पहले आपका छोटे लेवल पे थे लेकिन छोटे लेवल से फिर आप बड़े लेवल पे आ गए, वहाँ की मार्केट को सेगमेंट कर दिया आपने, प्रोडक्ट को आपने क्लासीफाई कर दिया, मार्केट में आप डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे आप काम करने लग गए, इकोनॉमी को आपने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, और ट्रांसनेशनल का मतलब होता है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड आपने जो एक्सेस कर लिया है, यहाँ पे कोई इकोनॉमी ऐसी बची नहीं है जिसको आपने यूज नहीं किया है या जिस कंट्री में आपका जो प्रोडक्ट है वो नहीं बिक रहा है। तो ऐसी कोई कंपनी जो ट्रांसनेशनल लेवल पे काम करती है तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसनेशनल कॉरपोरेट या ट्रांसनेशनल कंपनी। ठीक है, तो ये चीज आपको, ये जो लेवल है ये आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, इसमें हम ये भी कह सकते हैं मल्टीनेशनल में कि मतलब एक कंपनी अगर एक से ज़्यादा, मतलब होम कंट्री तो एक ही जगह है लेकिन जहाँ पे वो बिजनेस कर रही है मल्टीपल कंट्री में जाके बिजनेस कर रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, मल्टीनेशनल कॉरपोरेट्स या मल्टीनेशनल कंपनीज। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो स्टेजेस हैं ये आपको ज़रूर याद रखनी है जिसकी हेल्प से आप लोग जो है वो आगे इनको कंटिन्यू कर पाओगे। राइट, तो ये जो स्टेजेस हैं ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से कई बार आपका जो क्वेश्चन है वो आ जाता है, अगर नहीं भी आएगा तब भी इसमें से ये चीज पूछ लेता है। स्टेटमेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे कि मल्टीनेशनल कंपनी वो होती है या ग्लोबल कंपनी वो होती है, ट्रांसनेशनल कंपनी वो होती है, डोमेस्टिक कंपनी वो होती है, इंटरनेशनल कंपनी वो होती है। ठीक है, जहाँ पे आपको स्टेटमेंट दे देगा आपको, तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सी स्टेटमेंट किसकी है, इंटरनेशनल की है, डोमेस्टिक की है और आपका जो है मल्टीनेशनल की है, ग्लोबल की है, ट्रांसनेशनल की है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे अप्रोचेस की, कि हम जो है अप्रोचेस की बात करेंगे इंटरनेशनल बिजनेस की। यहाँ पर हमारा क्या रहता है, तो जब हम अप्रोचेस की बात करेंगे तो हम कौन सी अप्रोच फॉलो करेंगे, मतलब किस तरीके से हम अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे और कैसे अपने बिजनेस को प्रमोट करेंगे। तो उसको, वो जो स्ट्रेटजी हम बताते हैं उस स्ट्रेटजी को हम क्या बोलेंगे, इंटरनेशनल बिजनेस की अप्रोचेस हम बोलते हैं। तो इसके लिए एक शॉर्ट फॉर्म आती है जिसको हम बोलते हैं EPRG। अच्छा, एक बार ये फुल फॉर्म भी इसकी पूछी गई थी कि EPRG की फुल फॉर्म क्या होती है, और
ईपीआरजी की फुल फॉर्म में ये एक बार ये भी पूछा गया था, पी स्टैंड फॉर पॉलिटिकल, पुलिस और प्लीज, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब आपका जो है वो ये पूछा गया था कि भाई आर स्टैंड फॉर, पी स्टैंड फॉर, ई स्टैंड फॉर। तो इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। देखो, ई स्टैंड फॉर एथनोसेंट्रिक, पी स्टैंड फॉर पॉलीसेंट्रिक, आर स्टैंड फॉर रीजियोसेंट्रिक और जी स्टैंड फॉर जियोसेंट्रिक, ठीक है। तो ई पी आर जी, पहले हम एथोनोसेंट्रिक पे जाते हैं, फिर हम पॉलीसेंट्रिक पे जाते हैं, फिर हम रीजियोसेंट्रिक पे जाते हैं, फिर हम जियोसेंट्रिक पे जाते हैं। तो ये 4 तरीके की अप्रोचेज हमारी यहाँ पर रहने वाली हैं। तो ये जो अप्रोचेज हैं वो हमारी बताती हैं कि भाई किस तरीके से हम स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे, कहाँ पे हम कौन सी स्ट्रेटजी को लगाएंगे। तो वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। देखो, यहाँ पर आपको थोड़ा सा ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि होम कंट्री और आपका होस्ट कंट्री, ठीक है। तो यहाँ पर 2 डिफरेंस आपको फाइंड आउट करने पड़ेंगे कि आपकी जो होम कंट्री है वो क्या होती है और आपकी जो होस्ट कंट्री है वो क्या होती है। होम कंट्री का मतलब होता है जहाँ की वो ओरिजिनेटेड कंपनी है, जहाँ पे उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है, ठीक है। और जहाँ पे वो बिजनेस ऑपरेट कर रही है वो उसके लिए क्या बन जाएगी, होस्ट कंट्री बन जाएगी। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल कोई इंडिया की कंपनी है, इंडिया में उसका रजिस्ट्रेशन हुआ, तो इंडिया उसके लिए क्या बन गई, होम कंट्री। और वो बिजनेस कर रही है यूएसए में, वो बिजनेस कर रही है यूएसए में, तो यूएसए उसके लिए क्या बन गया, होस्ट कंट्री बन गया। अब कोई यूएसए की कंपनी है तो यूएसए उसके लिए क्या है, होम कंट्री है। इंडिया में बिजनेस कर रही है तो इंडिया उसके लिए क्या है, होस्ट कंट्री है। तो इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये वर्ड आपके कई बार यूज होते हैं। होम कंट्री क्या होती है, होस्ट कंट्री क्या होती है। होम कंट्री वो होती है जहाँ की वो पेरेंट कंपनी है, जहाँ की वो रजिस्टर्ड कंपनी है, जहाँ पे उसका ओरिजिनेट हुआ है, जहाँ पे उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है, ठीक है। तो वो जो पेरेंट कंपनी है जहां पे उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है उसको बोलेंगे होम कंट्री, और जहां पे जाके वो बिजनेस सेटअप कर रही है उसको हम क्या बोलेंगे, होस्ट कंट्री, ठीक है। तो इसमें आपको थोड़ा सा ये जो अप्रोचेज हैं वो इसी पे बेस्ड हैं, होम कंट्री अप्रोच, होस्ट कंट्री अप्रोच, और किस तरीके से हम अप्रोच को फॉलो करेंगे। तो इस चीज को हम बोलते हैं एथोनोसेंट्रिक, पॉलीसेंट्रिक, रीजियोसेंट्रिक और जियोसेंट्रिक। तो ईपीआरजी अप्रोच आपकी इसी से इंटरनेशनल बिजनेस से रिलेटेड है। ये अप्रोच आपकी किसने किसने दी थी, डगलस विंड और पेलम्यूटर, ठीक है। इन 2 पर्सन ने मिलके ये जो है वो ईपीआरजी की अप्रोच दी थी। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से कई बार आपका जो क्वेश्चन है वो आपका पूछ लेता है, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये जो अप्रोच है आपकी ईपीआरजी की किसने दी थी, आपकी डगलस विंड और पेलम्यूटर ने दी थी, जिन्होंने ये बताया था कि हमारी 4 तरीके की अप्रोच होती हैं। कंपनी इन चारों अप्रोचेज में से कोई भी अप्रोच जो वो अपनी यूज कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि वो हमारी कौन सी स्टेज पे है, ठीक है। तो यहाँ पर एथोनोसेंट्रिक अप्रोच, पॉलीसेंट्रिक अप्रोच, रीजियोसेंट्रिक और जियोसेंट्रिक, सबसे पहले कंपनी कोशिश करती है हम एथोनोसेंट्रिक पे जाएं, फिर कोशिश करती है हम पॉलीसेंट्रिक पे जाएं, फिर कोशिश करती है हम रीजियोसेंट्रिक पे जाएं, फिर कोशिश करती है हम जियोसेंट्रिक पे जाएं, ठीक है। तो इसमें हमारी जो इस तरीके की अप्रोच जो वो हमारी फॉलो करती है। तो हम इनके बारे में बात करते हैं। एथोनोसेंट्रिक अप्रोच क्या होती है, पॉलीसेंट्रिक अप्रोच क्या होती है, रीजियोसेंट्रिक क्या होती है और जियोसेंट्रिक क्या होती है। एथोनोसेंट्रिक का मतलब क्या होता है कि यहां पर ये जो है वो आपकी होम कंट्री बेस्ड अप्रोच होती है, ठीक है। मतलब इसमें जो प्रोडक्ट हमने होम डिजाइन करे हैं, डोमेस्टिक में डिजाइन करे हैं, वही चीजें, वही सेम स्ट्रेटजी, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, वही स्ट्रेटजी हम लोग जो वो होस्ट कंट्री में ले जाते हैं। अब मान लो हमारी इंडिया की कंपनी है, जो वो स्ट्रेटजी इंडिया में फॉलो कर रही थी, वही स्ट्रेटजी जो वो किस में फॉलो कर देती है, होस्ट कंट्री में फॉलो कर देती है। तो ऐसी अप्रोचेस को हम क्या बोलते हैं, एथोनोसेंट्रिक अप्रोच बोल देते हैं। क्या कहता है, डोमेस्टिक कंपनी नॉर्मली फॉर्मुलेट देयर स्ट्रेटजी, देयर प्रोडक्ट डिजाइन एंड देयर ऑपरेशन टुवर्ड द नेशनल मार्केट एंड कस्टमर एंड द कॉम्पिटिटर। यहां पर कंपनी जो अट्रैक्ट करती है वो उसमें जो उसने नेशनल में बनाया है, मतलब डोमेस्टिक में बनाया है, उसी को वो क्या कर देती है, एक्सपोर्ट कर देती है। वही प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, मतलब मार्केटिंग मिक्स, वो आपके इंटरनेशनल मार्केट में लेकर चली जाती है। जो वो स्ट्रेटजी डोमेस्टिक में फॉलो कर रही थी उसी स्ट्रेटजी को फॉलो करने लग जाती है इंटरनेशनल लेवल पे। तो उस चीज को हम क्या बोलेंगे,
ऐसी स्ट्रेटेजी को हम बोलेंगे एथनोसेंट्रिक। ये आपकी होम कंट्री बेस्ड अप्रोच होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है आपका पॉलीसेंट्रिक। ठीक है, पॉलीसेंट्रिक जो होती है वो आपकी होस्ट कंट्री बेस्ड होती है। देखो, होस्ट कंट्री बेस्ड का मतलब क्या होता है कि यहां पर ये जो रिसोर्सेज, जो आपका प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, जहां पर ये बिजनेस ऑपरेट कर रही है, ये उसके अकॉर्डिंगली करेंगे। मतलब अगर मैं चाइना में बिजनेस ऑपरेट कर रहा हूं तो चाइना के अकॉर्डिंगली बनाऊंगा। उनका जो प्रोडक्ट है, प्राइस है, प्लेस है, प्रमोशन है, उसके अकॉर्डिंगली बनाऊंगा। अगर मैं यूएसए में बिजनेस ऑपरेट कर रहा हूं तो उसके अकॉर्डिंगली बनाऊंगा। अगर मैं किसी और कंट्री में कर रहा हूं तो वहां के अकॉर्डिंगली बनाऊंगा। मतलब जिस कंट्री में मैं बिजनेस ऑपरेट कर रहा हूं उसके अकॉर्डिंगली ही मैं वहाँ की इंप्लॉयमेंट, वहाँ के रिसोर्सेज, मैं उसके अकॉर्डिंगली ही एडजस्ट करूंगा। तो यहाँ पर ये क्या कहता है कि ये जो कंपनी है ये हमारा डिसेंट्रलाइजेशन कर देती है, मतलब पॉलिसी मेकिंग होस्ट कंट्री के अकॉर्डिंगली कर देती है। मतलब जहां पर वो बिजनेस ऑपरेट कर रही है उसके अकॉर्डिंगली ही वो लोगों को एम्प्लॉयमेंट देगी और उसके अकॉर्डिंगली ही वो वहाँ की स्ट्रेटजी बनाएगी। प्रोडक्ट कैसा रहेगा, प्राइस कैसा रहेगा, प्लेस कैसा रहेगा, प्रमोशन कैसा रहेगा, और हमारे कौन कौन से डिसीजन रहने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो कंपनी अपॉइंट द की पर्सनल फ्रॉम द होम कंट्री एंड ऑल अदर वैकेंसीज आर फिल्ड बाय द पीपल ऑफ द होस्ट कंट्री। मतलब जो की पर्सनल्स आपके हैं, जो की अपॉइंटमेंट हैं आपके, उनको आपके होम कंट्री का रखेगा और बाकी जो है वो वहाँ के होस्ट कंट्री के रखेगी। क्योंकि वहाँ के लोगों को ज़्यादा पता है कि वहाँ के लोगों का टेस्ट क्या है, प्रेफरेंसेस क्या है, फैशन क्या है, वहाँ के लोग किस तरीके से चीज़ों को पसंद करते हैं। तो की पोजीशन पे अपने होम कंट्री के रख लिए और बाकी जो पोजीशंस हैं वहाँ पर जो वो आपके होस्ट कंट्री के रख लिए। तो इससे क्या होगा कि बिजनेस को ऑपरेट करना और वहाँ के लोगों की रिक्वायरमेंट को समझना और उनको एग्जीक्यूट करना आपके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो पॉलीसेंट्रिक में हम होस्ट कंट्री बेस्ड अपनी जो वो पोजीशंस करते हैं और यहाँ पर जो की पोजीशन जो होती हैं, की पर्सनल्स आपके जो होते हैं वो वहाँ के करेंगे, होम कंट्री करेंगे। बाकी जो पोजीशंस हैं आपकी वो आपके होस्ट कंट्री की रहेंगी। नेक्स्ट आपका रहता है रीजियो सेंट्रिक। रीजियो सेंट्रिक का मतलब होता है रीजन वाइज, रीजनल बेस्ड। मतलब आपका जो सेम प्रोडक्ट और मतलब जो आपके डिफरेंट मार्केट मतलब जो है आप रीजन के हिसाब से मतलब जो है वो आपकी उसमें कर दोगे। जैसे एशिया स्पेसिफिक रीजन है या एशियन कंट्रीज हैं, उनके लिए आप सेम स्ट्रेटजी फॉलो कर लोगे। या जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है जो ये देखती है कि भाई आपके जो नेबर कंट्रीज हैं, मतलब जो आपके जैसे आपका इंडिया है, नेपाल है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, इनके लिए आप ऑलमोस्ट एक स्ट्रेटजी आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, कि मतलब इतने यहाँ के लोगों में बहुत ज़्यादा चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर जो स्ट्रेटजी बनाओगे मतलब एक रीजन वाइज आप जो वो स्ट्रेटजियाँ बना लोगे। जैसे मतलब दिल्ली रीजन है, दिल्ली रीजन के लिए आपने एक स्ट्रेटजी बना दी। ठीक है, तो उसके मतलब यहाँ पे जो लोग जो हैं उनके जो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस है ऑलमोस्ट आपको सिमिलर मिलेंगी। अगर आप दूसरे रीजन में जाओगे तो दूसरे रीजन के हिसाब से आपकी जो चीज़ें हैं वो आपकी डिफरेंट हो जाएंगी। जियोसेंट्रिक का मतलब क्या होता है? जियोसेंट्रिक का मतलब अंडर दिस अप्रोच एंटायर वर्ल्ड इज जस्ट अ सिंगल कंट्री। मतलब एक ही सिंगल स्ट्रेटजी के थ्रू आप एंटायर वर्ल्ड को कवर करने की कोशिश करते हो। मतलब एक ही स्ट्रेटजी आप बना रहे हो लेकिन उसके सारी कंट्री में उसी टाइप की स्ट्रेटजी जो वो आप फॉलो कर रहे हो। ठीक है, तो इसमें आप एंटायर वर्ल्ड को एक सिंगल कंट्री की तरह ट्रीट करते हो और उसमें जो बाकी कंट्री जो है वो उसके लिए क्या हो जाएंगे, एक कंपोनेंट हो जाएंगे उसका। ठीक है, फॉर द कंपनी दे सिलेक्ट द एम्प्लॉय फ्रॉम एंटायर ग्लोब एंड ऑपरेट विद इन द नंबर ऑफ सब्सिडरीज। मतलब अलग अलग सब्सिडरीज बनाएंगे और कोई भी पर्सन कहीं का भी कहीं पे भी रिक्रूट हो जाता है। जैसे यूएसए का पर्सन आपका चाइना में चला गया, चाइना का पर्सन हमारे यहाँ आ गया, हमारे यहाँ के पर्सन जो इजिप्ट में चले गए या किसी दूसरी कंट्री में चले गए, तो वहाँ पे मतलब कोई भी पर्सन इरिस्पेक्ट काम आना चाहिए आपको, इरिस्पेक्टिव ऑफ नेशन आप जो है वो उनको ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। मतलब देख सकते हो कि भाई क्या क्या चीज़ें किस किस तरीके से आपकी ट्रांसफॉर्म होंगी। तो इसलिए ये जो चीज़ें हैं वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं और उसके हिसाब से हम चीज़ों को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं और उसमें हम इन चीज़ों को जो वो इन्फॉर्म कर सकते हैं कि भाई हमारी सबसे पहले हमने होम कंट्री बेस्ड बनाया तो आपका एथोनोसेंट्रिक हो गया, होस्ट कंट्री बेस्ड बनाया तो आपका पॉलीसेंट्रिक हो गया, रीजन के हिसाब से बनाया आपने तो रीजियो सेंट्रिक हो गया, और आपने ग्लोबल के हिसाब से बनाया मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड इसके हिसाब से बनाया तो वो आपका क्या हो गया, जियोसेंट्रिक हो गया। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि भाई कंपनीज का जो प्रोसेस होता है, कैसे एक कंपनी
डोमेस्टिक से इंटरनेशनल लेवल, इंटरनेशनल से फिर आपका मल्टीनेशनल, मल्टीनेशनल से ग्लोबल और ग्लोबल से ट्रांसनेशनल लेवल तक जाती है, तो उसको बोलते हैं प्रोसेस ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन। ठीक है, तो इसके साथ साथ मतलब हमने ये भी देखी कि एक कंपनी किस तरीके की स्ट्रेटजी अपनी फॉलो करती है जब वो इंटरनेशनल मार्केट में एंटर कर जाती है। तो वहां पर जैसे ही हम इंटरनेशनल मार्केट में एंटर करते हैं तो वहां पर कई सारी जो चीजें हैं वो आपको फॉलो करनी पड़ती हैं और उसके अकॉर्डिंगली सारी स्ट्रेटजी आपको बनानी पड़ती हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं वो हमारी किस में आ जाती हैं, अप्रोचेज में आ जाती हैं, अप्रोचेज ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, राइट। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो आज की वीडियो हम लोग यहीं पर कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो यहीं पर जो है वो हम लोग आज के बाद जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे वो टॉपिक डिस्कस करेंगे, एक तो थ्योरीज का हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और मोड ऑफ एंट्री इनटू इंटरनेशनल ट्रेड, हमारे व्हाट आर द वेरियस मोड थ्रू विच वी कैन एंटर इनटू द इंटरनेशनल बिजनेस। सो थैंक यू फॉर स्टे कनेक्टेड विद अस, और जल्दी ही हम आप लोग को मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में। तो तब तक आप लोग ज़रा स्टडी करिए, ये सारे जो टॉपिक्स हैं जो आज की वीडियो में हम लोगों ने कवर करें उनको आप अच्छे से स्टडी कीजिए। उसमें कोई भी डाउट्स आता है तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए, और आप लोग को हमारी वीडियो कैसी लगती है उसको भी ज़रा कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए, ताकि हम लोग को ये पता चले कि भाई हमारा जो मोटिवेशन लेवल है वो कैसा है, आप लोग को हम लेक्चर सही तरीके से डिलीवर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। तो ये सब चीज़ें आप लोग को करनी है, आपको जो चैनल है हमारा शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, ताकि इससे रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहें। तो थैंक यू गाइस, एंड मिलते हैं हम लोग जल्द ही एक नई वीडियो के साथ में। थैंक यू गाइस।